नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह चौहान, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। आज के इस वीडियो में हम चौहान वंश के प्रतापी शासक पृथ्वीराज थर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वीराज थर्ड के बारे में हम अध्ययन जो है उनके प्रारंभिक जीवन, उनकी समस्याओं, प्रारंभिक जीवन की समस्याओं और उनका निदान, उनके आसपास के राज्यों से संबंध और मोहम्मद गोरी से संबंध के संदर्भ में देखेंगे। जब हम पृथ्वीराज चौहान के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में अन्निलवाड़ा अथवा अन्निल पाटन, जो कि वर्तमान में गुजरात क्षेत्र में अवस्थित है, वहाँ पर हुआ। इनके पिताजी का नाम सोमेश्वर था और इनकी माता कर्पूर देवी, जो कि कलचुरी राजवंश से संबंधित थी, के यहाँ हुआ। कुछ विद्वानों द्वारा यह भी कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो दिल्ली के तोमर वंशी शासक अनंतपाल की पुत्री के बेटे थे, लेकिन यह कहीं ना कहीं एक किंवदंती मात्र है। तथ्य यही है कि पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूरी देवी था, जो कि कलचुरी राजवंश से संबंधित थी। इसके बाद 1166 में इनके जन्म के बाद मात्र जब ये 11 वर्ष के थे, तब 1177 में इनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु या सोमेश्वर की हत्या चालुक्य वंश के शासक भीमदेव द्वारा कर दी गई। ऐसे में अल्प आयु में ही इन्हें राजपाट प्राप्त हुआ और ये शासक बने। अल्प आयु में राजपाट प्राप्त होने के समय प्रारंभिक शासन जब इनको मिला, उस समय इनके समक्ष अनेक समस्याएं, अनेक चुनौतियां थी, जिनका इन्होंने समाधान किया। सबसे पहली समस्या तो इनका अल्प आयु होना ही था। अब चूंकि ये अल्प आयु के थे, मात्र 11 वर्ष की आयु में इनको राजपाट मिल गया था, तो ऐसे में इनके समक्ष बड़ी समस्या थी कि किस प्रकार शासन का संचालन किया जाए। लेकिन इनको इनकी माता कर्पूर देवी संरक्षक के रूप में शासन संपादन कार्य में सहयोग मिला। दूसरी ओर इनको दो योग्य व्यक्तियों, एक जो प्रधानमंत्री थे कदम, जिसे कैमास के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे थे सेनापति भुवनमल, का सहयोग प्राप्त हुआ और इस समस्या का समाधान हुआ। दूसरी समस्या इनकी थी साम्राज्य में आंतरिक अव्यवस्था। आंतरिक अव्यवस्था के संदर्भ में हम कह सकते हैं, एक तो इनके दो चाचा थे, नागार्जुन और अपारगांगे, जिन्होंने विद्रोह कर दिया, और नागार्जुन ने तो गुड़गांव नामक स्थल पर कब्जा भी कर लिया था, जिसको बाद में भुवनमल द्वारा नागार्जुन को परास्त किया और मार डाला गया, और इस प्रकार अपारगांगे को भी परास्त कर मार डाला गया। इस प्रकार इस समस्या का समाधान किया। दूसरी समस्या एक भदानक नामक जाति थी, जो कि हिसार क्षेत्र में थी और आने जाने वालों से लूटपाट करती थी, व्यापारियों से लूटपाट करती थी। इन्होंने नारनौल होते हुए मथुरा और भरतपुर तक अपना क्षेत्र कायम कर लिया था। इस समस्या का निदान भी इनके सेनापति भुवनमल द्वारा किया गया। इसके अलावा इन समस्याओं का, प्रारंभिक समस्याओं का सामना करने के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान के सामने एक और समस्या थी कि चारों ओर इनके शत्रु राज्य थे, जिनमें प्रमुख थे गहड़वाल, चालुक्य और चंदेल। जब हम सबसे पहले इन तीनों शत्रु राज्यों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका समाधान करने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय की नीति का मतलब है अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अपने आसपास के पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन लाने का प्रयास करना। दिग्विजय की नीति के तहत पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले 1182 में चंदेल राजवंश पर आक्रमण किया। चंदेल वंश के शासक परमर्दिदेव ने तुमुल के युद्ध में या महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सामना किया, लेकिन अंततः परास्त हुए और चंदेल राज्य पर चौहान राज्य का कब्जा हो गया। यह युद्ध जो है, जो कि पृथ्वीराज चौहान और परमर्दिदेव के मध्य हुआ, इस युद्ध को आला और उदल नामक जो वीर सेनानायक थे, जो कि परमर्दिदेव के सेनानायक थे, के लिए उनकी वीरता के लिए जाना जाता है। दूसरा, पृथ्वीराज चौहान और चालुक्य, इन दोनों में पहले से ही विवाद चला रहा था, जिसे हम चौहान चालुक्य विवाद के या चौहान चालुक्य संघर्ष के संदर्भ में देख सकते हैं। कहा जाता है कि इन दोनों, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन जो चालुक्य शासक था उसका नाम था भीम सेकंड। इन दोनों के मध्य विवाद का कारण जो है वो इंछा कुमारी, आबू के परमार वंश की राजकुमारी इंछा कुमारी थी, उससे विवाह करना माना जाता है। लेकिन वास्तविक कारण सामरिक और राजनीतिक महत्व था। इनके परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ, जिसे नागौर का युद्ध कहते हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने भीमदेव सेकंड को परास्त किया और इसमें भी विजय प्राप्त की। इसके अलावा जब हम गहड़वालों की बात करते हैं तो गहड़वालों का शासक, जो कि पृथ्वीराज चौहान के समकालीन था, वो जयचंद था। इन दोनों के संबंध भी अच्छे नहीं थे और इनके मध्य विवाद के कारण पर थोड़ा सा
विद्वानों में मतभेद है। जहाँ चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज चौहान द्वारा जयचंद की पुत्री संयोगिता से स्वयंवर स्थल से हरण कर विवाह करने को कारण माना है, वहीं वास्तविक कारण दोनों ही वंशों द्वारा दिल्ली पर कब्जा स्थापित करना और दोनों वंशों में पहले से चली आ रही शत्रुता को विवाद का कारण माना है। यद्यपि दोनों शासकों के मध्य सीधे कोई संघर्ष की हमें जानकारी नहीं मिलती है, कोई सीधा संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन दोनों के मध्य तनावपूर्ण संबंध रहे और कालांतर में जब जयचंद ने मोहम्मद गोरी की ओर से पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ सहायता की या उनके खिलाफ सही संघर्ष किया, जिससे इस तनाव के बारे में जानकारी मिलती है। धन्यवाद।